तो रोहतास नौखा सीट से जेडीयू के नागेंद्र आगे चल रहे हैं इस वक्त। बलरामपुर सीट से भाकपा माले के महबूब आलम आगे चल रहे हैं और इसके अलावा वारिसलीगंज सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। जी 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 यहाँ पयोधी एक देखिए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है। विजय कुमार सिन्हा के लिए पर्सनली भी बहुत बुरी खबर है। 5 बार वहां से विधायक रह चुके हैं और अपनी इतनी मतलब महत्वपूर्ण वहां के लोगों का ये कहना था कि जब से विधायक बने उसके बाद ये वोट मांगने ही आए। जी। तो आप देखिए इस बात को, आपको जनता के आक्रोश को स्वीकारना पड़ेगा। अगर आप उनके जनादेश को स्वीकार रहे हैं तो आपको आक्रोश को स्वीकारना पड़ेगा। हालांकि जब इन लोगों ने कहा कि आप वापस चले जाइए तो उन्होंने कहा कि वो आरजेडी के लोग हैं। लेकिन जब लोगों में रोष आता है तो इस तरह के परिणाम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सीट बहुत अहम है, ढाका विधानसभा सीट। ढाका विधानसभा सीट का समीकरण थोड़ा बात कर लेते हैं। वहां पर वहां एआईएमआईएम ने चुनाव थोड़ा पलट दिया है। एआईएमआईएम ने वहां से हिंदू उम्मीदवार उतारा था, राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह एआईएमआईएम के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं पढ़ भी रहा था। अच्छा, माजी क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं फिर इस पर बात। जी तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं, वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, एफआईआर हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी होगी सर नई सरकार अगर? अब भूमिका अभी तो आना बाकी है। हम तो सोचते हैं कि 6 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान दे रहा है 3, 4, 5, 3, 4, 5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आँख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं। और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने लोग, सरकार चले, अच्छा है। बारे ने लड्डू बनवा लिए थे। तो छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं छपरा सीट से। और अभी हमने आपको बताया था खेसारी जी जो कि पीछे चल रहे हैं। उनके अपने जो निजी बयान थे, जो उन्होंने अपने ही लोगों पर कसे, तंज कसे, और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया था, उससे लगता है उन्हें उसका खामियाजा मिला है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है। सोशल मीडिया पे चाहे आपकी कितनी भी लहर हो, कैंपेनिंग कर सकते हो आप, कैंपेनिंग आप कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे, और जैसा कि हम देखते हैं खेसारी का वो जो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उनकी, वो कहीं ना कहीं यंग वोटर्स हैं। और यंग वोटर्स तो मैं नहीं कहूँगा, यूथ है जो 18 साल से मैक्सिमम, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो उनके ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं। और यही वजह है कि वो सभा में जो भीड़ उनकी इकट्ठा हुई लेकिन वोटों में तब्दील नहीं कर पाए खेसारी लाल यादव। और न्यू कमर के तौर पर छोटी कुमारी ने बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है।
खेसारी लाल यादव को लेकर और अपडेट्स आपको देंगे। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ह्यूज हो चुका है, 175 एनडीए और 63 इंडिया और अन्य के खाते में 5। मतलब अगर आप सोचिए कि इस वक्त जो समय हो रहा है लगभग 10:30 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक भी अगर ये डिफरेंस कितना पट पाएगा ये देखना होगा, लेकिन एक मोटा आइडिया तो मिल चुका है। बिल्कुल पयोधी, बहुत ये संख्या जो है ना, अंतर जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। और आप जेडीयू बीजेपी में देख सकते हैं कि 73-74 है तो कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप ये सोचिए कि 175 और 63 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो नहीं लगता। और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेडीयू का प्रदर्शन इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने, ये सरप्राइजिंग है, ये सरप्राइजिंग है। मैंने कहा ना कि वो बड़े भाई वाली बात जो थी ना कि नहीं हम बड़े भाई हैं तो हम बड़े भाई। नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ दिया। सुबह पोस्टर सुबह लग गए थे कि नीतीश हैं और रहेंगे। बिल्कुल सुबह पोस्टर लगे थे आज कि नीतीश हैं और रहेंगे। और देखिए ये बता रहा है उनका, आप देखिए ना वो जैसे यहाँ के वोटर मुखर हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा साइलेंट है जी। नीतीश कुमार अपना सिर्फ पद लेंगे, जब आप उन्हें सुनेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद की जब शपथ लेंगे तो मुझे लगता है तब आप उनकी आवाज सुनेंगे। यही वजह है कि बिहार की जनता उन्हें इतना ज्यादा पसंद करती है। वो किसी पर आप अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, आप कितने भी वरिष्ठ पत्रकारों से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए जो नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं, एक तो उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का बिल्कुल नहीं है, बहुत साफ छवि है, बेदाग छवि, परिवारवाद से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब उनके बेटे मीडिया में आए तो लोगों ने कहा कि देखिए आप चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे डेब्यू होगा चुनाव, उत्तराधिकारी। ऐसा कुछ नहीं था। उनकी तबीयत खराब थी तो भी अपना उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं चुना। अब वो चाहते, जैसे आपने कहा ना, वो चाहते तो जेडीयू के किसी अच्छे नेता को आगे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक तो उनकी इज्जत और उनके साथ जो उन्हें इमोशनल एस्पेक्ट जो उन्हें हर्ट हुआ, उनकी तबीयत को लेकर उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, तो ये इसे कहते हैं कमबैक और इसे कहते हैं मजा हुआ नेता, है ना। आप अपनी रणनीति आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप सामने वाले को दिमाग को नहीं पढ़ सकते। और नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है वो आपसे हंसकर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या रणनीति बना रहे हैं, आप उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। वैसे बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले खराब नहीं रहा है। खराब पिछली बार 74 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 75, अभी तक तो 75 नजर आ रही है। 75 है। और आप ये देखिए जेडीयू अगर यहाँ पर है तो ऐसा नहीं कि उसमें बीजेपी की भूमिका नहीं होगी, वो स्ट्राइक रेट है ना, उससे समझ में आता है। और एलजेपी रामविलास 18 सीटें, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, जेडीयू एलजेपी के कई जगह प्रत्याशी हैं जहां आपस में भिड़ गए हैं, आपस में भिड़ गए हैं। उनको था कि हमें कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर जेडीयू ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, पीछे नहीं लिया है। हाँ, नालंदा जिले की कई सीटें ऐसी हैं, वो एलजेपी के खाते में चली गई थी। लास्ट मोमेंट पे नीतीश कुमार ने भी कैंडिडेट उतार दिया वहां पर। अब यहाँ एलजेपी की बात कर लेते हैं पयोधी। आरजेडी की सीटों का आंकड़ा आप देखिए, 54 सीटों पर है। 75 पिछले बार थी, इस बार 54 पे आकर गिर गई है। यहाँ सबसे बड़ा रोल पिछले बार एलजेपी का माना गया था। एलजेपी ने 33 सीटों पर जेडीयू का गेम तो बिगाड़ दिया था। मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान की जो मुलाकात की फोटो आई थी उसने भी बड़ा काम किया, क्योंकि हमेशा चिराग पासवान उनके खिलाफ बोलते रहे, नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा वो बोलते रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई इफ बट नहीं है, अगर मेरे जितने भी विधायक जीत कर आएंगे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, हमारा पूरा समर्थन है, हम एनडीए हैं, हम घटक दल हैं उनके बीजेपी के, तो हमारा समर्थन है। तो मुझे लगता है कि इस फोरम पर इस बार चुनाव में एनडीए के किसी भी घटक दल की तरफ से किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बयानबाजी या इस बात को लेकर कोई नाराजगी कि तुम कौन और मैं खामखा वाली बात, ऐसा कुछ नहीं था। और ये एकजुटता का जो मैसेज गया ना, ये बहुत अच्छा गया कि वोटर को लगा हम चीटेड फील नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान की पार्टी को एक डिप्टी सीएम मिल सकता है? ये उन्होंने क्या डील की है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सीटों की भरपाई तो कर दी गई थी, क्योंकि सीटें 18 सीटें बहुत ज्यादा हो गई। 18 सीटें एकदम से देखिए ना, कहां से 8 से चले और 18 पे आ गए। हो सकता है कि इस बार बीजेपी ने किंग मेकर नहीं है, किंग मेकर इसलिए मैंने कहा हो सकता है कि उन्हें कोई मंत्री पद किसी पार्टी को कैबिनेट में रख लिया जाए, किसी विधायक को, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो दोनों डेप्यूटी सीएम बीजेपी के हैं इस बार भी, तो बीजेपी वो डेप्यूटी सीएम दोनों अपने हाथ से नहीं जाने। मंत्रालय मिल सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो ठीक है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इसको लेकर बहुत एप्रिसिएशन और आगे चिराग की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर भी आप देखेंगे केंद्र से लेके उसमें उन्हें और ज्यादा तरक्की मिल सकती है, तो ये तो हम देखेंगे। लेकिन अभी आप देखिए ना कि अभी जो 18 आप देख रहे हैं, 18 का आंकड़ा वो कमाल का हो गया, ये जेडीयू और एलजेपी दोनों के लिए कमाल के आंकड़ा। और आरजेडी 54 से 48 पे गिराई है, देखिए मतलब ये, लेकिन ये सेटबैक है,
ये तेजस्वी यादव की वो प्रिपरेशन, आप जिसे कह लीजिए, जो वो 20 के नतीजों के बाद जो वो कॉन्फिडेंस में आए थे, और फिर लालू यादव का ऑपरेशन होना, उनका बीमार हो जाना, उनकी बेटियों का उनके साथ आना, एक परिवार की छवि देना, और मुझे ये लगता है एंड मूवमेंट पर ये परिवार में फूट का भी खामियाजा भुगता है। अच्छा, यहाँ एक अपडेट है, लखीसराय सीट से विजय सिन्हा आगे हो चुके हैं अब डिप्टी सीएम। उनके लिए राहत की बात। ये बीजेपी के लिए और उनके पर्सनली एक राहत भरी खबर है। श्याम रजक फुलवारी से आगे हैं, तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं। मतलब आरजेडी वो कहीं ना कहीं पिता के सामने, माता पिता के सामने, देखिए बिहार की जनता के सामने उन्हें प्रूव नहीं करना था, उन्हें भाई के सामने नहीं, माता पिता के सामने, लालू यादव के सामने उन्हें खुद को प्रूव करना था कि कौन ज्यादा काबिल है, कौन ज्यादा डिजर्विंग है। और कहीं ना कहीं इसमें, और जब भाई भाई में लड़ाई होती है और एक भाई हारता है तो उसे दुख ज्यादा होता है, फेल होते नजर आ रहे हैं उन्हें ये और बड़े भाई होगा कि मैं हार गया, बड़े भाई। बड़े अगर भाई ऐसा होता है तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन देखिए आरजेडी का जो ये 48 सीटों का, जो ये 75 से 48 सीटों का ये जो डाउनफॉल है, ये सबसे बड़ा इसमें रोल भी चिराग पासवान का ही है। पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू का तो काम बिगाड़ा था, लेकिन आरजेडी का। अच्छा, लेकिन मैंने वही कहा ना कि आप चिराग पासवान को पूरी आरजेडी अंडर एस्टिमेट कर रही थी, वो जिक्र नहीं करना चाह, उनसे सवाल, आप किसी नेता से सवाल पूछिएगा एलजेपी या चिराग पासवान के बारे में, तो वो सवाल ही खारिज कर दिया करते थे। वो कहते थे उनकी बात करो जो ग्राउंड पर है, उनकी बात करो जिनका कोई वर्चस्व है, लोकसभा में कर लिया, विधानसभा में नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अच्छा, आपने कहा ना एलजेपी प्लस जन स्वराज पार्टी, जी दोनों ने काम बिगाड़ा है आरजेडी का। मतलब जनसुराज और एलजेपी ने दोनों ने काम बिगाड़ा है आरजेडी। अच्छा, ये नई चीज आ गई है। लेकिन वो चीज तो एक है, पिछले बार एलजेपी ने जेडीयू का काम बिगाड़ा था, आरजेडी का गेम बना दिया था। हाँ, तो लेकिन इस बार आरजेडी का काम बिगाड़ दिया। इस बार चूंकि एलजेपी एनडीए के साथ है और इन पूरी एनडीए एकजुट रही है, पूरी एनडीए। अच्छा, एकजुट आप देखिए, एकजुट इस बार महागठबंधन भी रहा, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, उनका उस राहुल की उसमें आना, और फिर एक स्पष्ट तौर से ये मैसेज दे देना कि हम साथ हैं। ये यहाँ पर मैं ये आप दोनों गठबंधनों की जब बात करेंगे, बहुत ही नपातुला फ्रेमवर्क था, किसी भी तरह की फूट की खबर नहीं आई थी। हाँ, टिकट बंटवारे में वो तो माथापच्ची होती है, वो एक होता है कि आप एक को मनाते हैं, लेकिन आप किसी को छोड़ेंगे, ये ऐसी कोई खबर नहीं आई, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि अच्छा जा रहे हैं तो जाने दीजिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया अच्छा यहाँ नहीं बनेगी बात, हम यहाँ चले जाएंगे। तो ये तो बात थी, और दोनों ही जो गठबंधन है उन्होंने बहुत ही संतुलित तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया, अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश की। लेकिन हम जन स्वराज पार्टी की जब बात करते हैं तो आप सोचिए ना, माइनॉरिटी का वोट भी वो काटेंगे, उसके अलावा वो ऐसा नहीं है कि युवाओं का वोट नहीं कटेगा, वो भी काटेंगे। महिलाओं के वोट को लेकर मुझे थोड़ा संशय इसलिए है क्योंकि महिलाओं का अगर नीतीश को नहीं जाएगा तो वो बीजेपी को भी जाएगा, जेडीयू को दे रही है, बीजेपी को दे रही है, तब वो आरजेडी के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये तो है कि असर इसका पड़ा है इस पर। और देखिए ये आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा वही अभी जस के तस बना हुआ है। बीजेपी 76, जेडीयू 79 सीटों पर आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले बार 48 पर आरजेडी, कांग्रेस 8 पर आ गई, 10 से कांग्रेस 8 पर आ गई, और तेजस्वी यादव महज 1000 वोट से आगे राघोपुर सीट पर। मतलब कड़ी टक्कर मिल रही है सतीश कुमार द्वारा, तो तेजस्वी यादव की सीट अभी भी फंस सकती है, झोलझाल है बहुत ज्यादा। तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को लेकर हम बात कर रहे थे। तेज प्रताप यादव तो महुआ से पीछे चल रहे हैं। आपको पता है पिछले चुनाव में 52 ऐसी सीटें थी जिन पर नेक टू नेक फाइट थी, जिसमें ये हुआ था कि ना केवल सैकड़ों बल्कि दर्जनों सीटों से जेडीयू और बीजेपी जीती थी, खासतौर पर जेडीयू। और जिसमें से मुझे याद है कि 26 जो आई थी वो आई थी महागठबंधन के खाते में, और 24 सीटें जो आई थी वो आई थी एनडीए के खाते में, उन 52 सीटों में से जहां नेक टू नेक फाइट थी। तो ये अंतर जो आप राघोपुर का कह रहे हैं ना, हो सकता है। आपने जैसे पहले कहा कि आप मत कहिए कि ये उनकी पारिवारिक सीट है। बिल्कुल उलटफेर कभी भी हो सकता है। और एक बहुत शॉकिंग खबर आई है जोकीहाट से, जहां 2 भाइयों की लड़ाई थी, तस्लीमुद्दीन परिवार की लड़ाई थी, आपस में ही 2 भाई भिड़ रहे थे, शहनवाज आलम, सरफराज आलम। पिछले बार शहनवाज आलम एआईएमआईएम के टिकट से जीते थे और बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार आरजेडी ने उन्हें फिर से मौका दिया। सरफराज आलम पिछले बार आई थिंक जेडीयू से लड़े थे और आरजेडी और एआईएमआईएम से हार गए थे। इस बार उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है। लेकिन यहाँ पर वही कहा ना, देखिए ना, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है ना कि एआईएमआईएम और जनसुराज दोनों में से कोई इस बार आगे नहीं है। जेडीयू वहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। तो वोट जोकीहाट सीट काम तो खराब किया ना। बिल्कुल, काम किसने खराब किया? जनस्वराज ने खराब। बिल्कुल, जनसुराज ने काम खराब कर दिया, वोट बट गया। जेडीयू, आप कह रहे हैं ना क्या जेडीयू को फायदा इसीलिए मिल रहा है? जी,
जेडीयू को इसीलिए फायदा मिल रहा है, और आप इसको, मुझे लगता है कि एलजेपी को भी इसका फायदा मिला है। देखिए इसका आकलन तो अब पूरे नतीजे आ जाएं उसके बाद किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है जन स्वराज एक डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं बन गया है। और अगला चुनाव जो होगा ना बिहार का, रोहन, आप देखिएगा उसमें ये प्रशांत किशोर की पार्टी और बड़ी भूमिका, और वोट परसेंटेज की भी बात करूंगा जरूर, क्योंकि माना जा रहा था कि जन स्वराज को, तमाम एग्जिट पोल्स में भी दावा किया जा रहा था कि जन स्वराज को 5 से 10% के बीच वोट मिलेंगे, और अगर इतना मिला है वोट सच में, तो ये बहुत बड़ा गेम प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं कर दिया, और उनके लिए ये एक तरह से जीत ही है, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल, अगर और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, ये अनुभव भी होता है रोहन, उन्होंने ऐसा कौन है जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया, तो वो भी नब्ज जानते हैं। मैंने कहा ना, आने वाले समय में वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी, हालांकि उन्होंने जो दावा किया था, खुद तो दावा कर रहे थे कि 150 सीट प्लस लाएंगे, और 150 सीट प्लस नहीं आया तो मेरी ये व्यक्तिगत हार होगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जेडीयू 80 सीट, सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू इस वक्त बन गई है। वो तो खैर इंसान अपने सर्वे पे वो कॉन्फिडेंस में, और जब आपको अपने पार्टी को बना, ये नई पार्टी आपको अपनी जीत को लेकर, उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरा परिवर्तन आ जाएगा, अलग बिहार बन जाएगा, तो ये सब तो उन्होंने कहा था। लेकिन अब वो